क्या हो अगर कोई कहे कि अ, अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन रात किताबों में डूबना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब एक बहुत ही आम धारणा है, बल्कि शायद हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक अनोखा नियम सा बन गया है कि जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा घंटे पढ़ता है वही टॉपर बनता है। हाँ, और हम सब ने वो तस्वीरें देखी है ना, रात के 2 बजे एक अकेला डेस्क लैंप जल रहा है और किताबों के पहाड़ के पीछे कोई लगातार रट्टा मार रहा है। बिल्कुल। अक्सर यही माना जाता है कि सक्सेस का यही इकलौता और सबसे सच्चा रास्ता है। पॉज 1 2। पर आज हम इस सोच को थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं, राइट? एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे आज इस डीप डाइव में हमें तोड़ना है। अक्सर जब रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उनकी मेहनत में ही कोई कमी रह गई थी। मतलब उन्हें लगता है कि शायद 2 घंटे और पढ़ लिया होता तो टॉप कर लेते। सही कहा। लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं ना, कैल न्यूपोर्ट की बड़ी मशहूर किताब है हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। वो एक बहुत ही अलग और थोड़ी चौंका देने वाली तस्वीर पेश करती है। इसका सीधा सा निष्कर्ष यह है कि असली समस्या मेहनत की कमी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की कमी होती है। और हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी ठीक यही है। हम उस पुरानी सोच को चुनौती देना चाहते हैं जहां हर चीज का सलूशन सिर्फ ज्यादा मेहनत या ज्यादा घंटों को माना जाता है। हाँ, क्योंकि टॉप स्टूडेंट बनने के लिए घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। जो स्टूडेंट्स लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो या दिन भर सिर्फ पढ़ते ही रहते हो। राइट। वो बस अपने समय, अपने फोकस और अपने पूरे रूटीन को एक सिस्टम की तरह मैनेज करते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। स्मार्ट तरीके से पढ़ने की शुरुआत जाहिर तौर पर टाइम को कंट्रोल करने से ही होती है, क्योंकि हम सबके पास वही 24 घंटे हैं। बिल्कुल। और टाइम कंट्रोल सबसे बेसिक फाउंडेशन है। लेकिन दिन कैसे बिखर जाता है ये एक बहुत ही आम कहानी है। सुबह उठकर एक रैंडम विचार आता है कि आज तो बहुत सारी पढ़ाई करनी है, और शाम तक पता चलता है कि एक्चुअली कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ। हाँ, मैं सोचती हूँ ये सबके साथ होता है। ऐसा क्यों लगता है कि पूरा दिन निकल गया पर आउटपुट जीरो रहा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो अप्रोच है ना कि जब मन करेगा तब पढ़ेंगे या आज पूरा दिन पढ़ूंगा, ये अप्रोच असल में फेल होने के लिए ही बनी है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट है टाइम कंट्रोल का। ओके, तो इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? बेसिकली अगर दिन का कोई क्लियर प्लान नहीं है तो वो दिन अपने आप हवा में गायब हो जाएगा। होता क्या है, एक नोटिफिकेशन बजता है, फोन हाथ में आता है, रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल होने लगते हैं और देखते ही देखते 3 घंटे कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। सही बात है, वो स्क्रॉलिंग का लूप खत्म ही नहीं होता। एग्जैक्टली। इसलिए जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो इस रैंडमनेस पर भरोसा नहीं करते। वो अपने पढ़ाई के घंटे, हर सब्जेक्ट का टाइम और सबसे जरूरी चीज अपने ब्रेक्स पहले से फिक्स करके लगते हैं। बिना टाइम प्लान किए पढ़ाई करना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिना किसी मैप के किसी अनजान शहर में गाड़ी चलाना। मतलब एक्सेलरेटर तो पूरी ताकत से दब रहा है, पेट्रोल भी जल रहा है, गाड़ी चल भी बहुत रही है, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रही, बस गोल गोल घूमकर अपनी एनर्जी खत्म कर रही है। वाह, ये बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। और इसको थोड़ा और गहराई में ले जाएं तो जब दिशा तय नहीं होती तो इंसान थक जल्दी जाता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि टाइम ब्लॉक करने का मतलब खुद को किसी जेल में डालना या रोबोट बनना बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि टाइम टेबल मतलब आजादी खत्म। वही ना, पर इसका सीधा सा मतलब ये तय करना है कि अगर शाम को 4 से 6 बजे तक पढ़ना है तो बस उसी वक्त पढ़ना है। और इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा ये है कि जब पढ़ाई का समय खत्म हो जाता है तो दिमाग पूरी तरह से आजाद महसूस करता है। अरे हाँ, बिना किसी गिल्ट के आराम किया जा सकता है, वरना पूरा दिन बस यही लगता रहता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था। एग्जैक्टली। वो गिल्ट फ्री रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। प्लान तो पेपर पर बहुत सुंदर बन जाता है, हाइलाइटर वगैरह लगा के, पर जब वो 4 बजते हैं तो ताल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का खेल शुरू हो जाता है। हाँ, वो हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग कहता है थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, या कल सुबह जल्दी उठकर पक्का सीरियस हो जाएंगे, या फिर सबसे कॉमन, अभी वो पढ़ने वाला मूड नहीं बन रहा है। ये ताल मटोल की आदत आखिर इतनी हावी क्यों हो जाती है? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल कारण है। हमारा दिमाग असल में काम करने से नहीं डरता, वो काम के आकार से डरता है, उसके साइज से डरता है। काम के साइज से मतलब क्वांटिटी से? हाँ, जब सामने एक 50 पेज का चैप्टर या एक बहुत बड़ा असाइनमेंट होता है तो दिमाग को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इंसानी फितरत है कि इतना बड़ा काम देखकर हम घबरा जाते हैं और बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल।
इसलिए इस तालमटोल को हराने का सबसे कारगर साइकोलॉजिकल तरीका यह है कि काम को बहुत छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ देना। वेट, मुझे यहाँ एक डाउट है। बोलिए। अगर हम एक बड़े चैप्टर को 10 छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो क्या इससे काम और ज्यादा लंबा और थकाऊ नहीं लगने लगेगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अब एक की जगह 10 अलग-अलग टास्क सामने दिख रहे हैं। ऐसा तो लगता है जैसे हम अपने लिए और ज्यादा काम बढ़ा रहे हैं। एक लिस्ट में जब 10 आइटम्स होते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है ना? देखने में ऐसा जरूर लग सकता है, लेकिन कॉग्निटिव साइंस इसके बिल्कुल उलट काम करता है। दिमाग को बड़े और अस्पष्ट टास्क्स को प्रोसेस करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। अच्छा। जब कोई सोचता है कि आज पूरा चैप्टर खत्म करना है तो दिमाग ओवरवेल्म हो जाता है। लेकिन अगर गोल सिर्फ इतना हो कि अगले 15 मिनट में सिर्फ हेडिंग्स और सबहेडिंग्स पढ़नी है, तो ये एक बहुत ही लो बैरियर टास्क है। राइट। दिमाग को लगता है कि अरे सिर्फ हेडिंग्स ही तो पढ़नी है, ये तो 5 मिनट का काम है। एग्जैक्टली। पहले दिन सिर्फ हेडिंग्स देखी, अगले सेशन में मेन पॉइंट्स पढ़े, फिर एग्जाम्पल्स समझे और अंत में एक क्विक रिवीजन किया। जब काम आसान और छोटा दिखता है तो शुरुआत करने का जो फ्रिक्शन या घबराहट होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो एक बार जब समय का मैप बन गया और ताल मटोल के उस पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिया, तो अगली चुनौती आती है कुर्सी पर बैठकर असल में पढ़ाई शुरू करना। और आज के डिजिटल दौर में ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई करना नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे बड़ी समस्या है अटेंशन, यानी ध्यान का लगातार भटकना। फोकस ही नहीं हो पाता। हाँ, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर डिवाइस, हर ऐप इंसान का ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अटेंशन इकोनॉमी में हमारा ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी है। सही बात है। नोटिफिकेशन बजते ही फोकस टूट जाता है। इसलिए अच्छे स्टूडेंट्स वो बिल्कुल नहीं हैं जो बस किताब खोलकर 12 घंटे बैठे रहते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स वो हैं जो पूरे मन से, बिना किसी रुकावट के गहराई से पढ़ते हैं। सोर्स मटेरियल में डीप फोकस पर बहुत जोर दिया गया है और इसका सबसे बुनियादी उसूल है एक समय में एक ही काम करना। लेकिन मल्टीटास्किंग को तो आजकल एक बहुत बड़ा स्किल माना जाता है। मतलब टीवी चल रहा है, पास में फोन रखा है, बीच बीच में लैपटॉप पर दोस्तों से चैटिंग हो रही है और साथ में नोट्स भी बन रहे हैं। हाँ, लोग इसको प्राउड होकर बताते हैं। वही तो, कई लोगों को लगता है कि वो एक साथ कई काम करके बेसिकली अपना टाइम बचा रहे हैं। असल में उसी को सूडो वर्किंग यानी छदम काम कहा जाता है। देखने में लगता है कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन दिमाग असल में एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करने में अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी और फोकस बर्बाद कर देता है। ओह वाओ, तो मतलब वो प्रोडक्टिव लग रहा है पर है नहीं। बिल्कुल नहीं। साइंस बताता है कि इंसान का दिमाग एक साथ 2 कॉग्निटिव टास्क कर ही नहीं सकता। वो बस उनके बीच बहुत तेजी से स्विच करता है, जिससे थकान ज्यादा होती है और लर्निंग कम। तो इसका सोल्यूशन क्या बताया गया है बुक में? बेहतर ये है कि 30 से 45 मिनट का एक डीप फोकस सेशन बनाया जाए। इन 45 मिनटों में फोन दूसरे कमरे में होगा, कोई और काम नहीं होगा, कोई ब्राउजर का नया टैब ओपन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। हाँ, घंटों की बिना ध्यान वाली सूडो वर्किंग से लाख गुना बेहतर है थोड़ी देर की इंटेंस और डीप फोकस वाली पढ़ाई। इससे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो ज्यादा गहराई से जानकारी को स्टोर करते हैं। और यह इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब हम उस डीप फोकस जोन में होते हैं तो जानकारी को प्रोसेस कैसे किया जा रहा है ये भी तो बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा मायने रखता है। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती यहाँ नोट्स बनाने के तरीके में होती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग हाइलाइटर लेकर पूरी किताब पीली कर देते हैं या फिर किताब की हर लाइन को अपनी कॉपी में हूबहू उतार देते हैं। हाँ, ये तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने किया होगा कभी ना कभी। क्या नोट्स का मतलब सिर्फ किताब को अपनी हैंडराइटिंग में छोटा करके लिखना होता है? यही तो सबसे बड़ी गलती है जिसके बारे में न्यूपोर्ट बात करते हैं। अगर नोट्स में सब कुछ ही कॉपी कर दिया तो फिर किताब और नोट्स में फर्क क्या रह गया? ये सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस है, इसको आप पढ़ाई नहीं कह सकते। राइट, वो तो बस ट्रांसक्रिप्शन हो गया। एग्जैक्टली। कैल न्यूपोर्ट समझाते हैं कि स्मार्ट नोट्स वो होते हैं जो दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आइडियल नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, जैसे की आइडियाज, डेफिनेशंस और सबसे जरूरी वो चीजें जिन पर क्लास में टीचर बार बार जोर देते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा है। एक आम स्टूडेंट शायद सिर्फ इतना लिखेगा कि क्रांति 1789 में शुरू हुई। एक स्ट्रेट स्टूडेंट के नोट्स इससे कैसे अलग होंगे? उनका सिस्टम क्या होगा? एक स्ट्रेट स्टूडेंट ना क्वेश्चन, एविडेंस, कंक्लूजन फॉर्मेट का इस्तेमाल करेगा। वो सिर्फ एक खाली फैक्ट लिखकर नहीं छोड़ देगा। तो वो क्या लिखेगा? वो अपने नोट्स में इस तरह लिखेगा: सवाल, क्रांति की नौबत क्यों आई? एविडेंस, टैक्सेशन सिस्टम बहुत खराब था और लगातार अकाल पड़ रहा था। कंक्लूजन,
आम जनता के पास विद्रोह के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वाओ, ये तो पूरी स्टोरी हो गई। हाँ, इस तरह बुलेट्स और हेडिंग्स का इस्तेमाल करने से जब एग्जाम के समय रिवीजन होता है तो सिर्फ एक लाइन या एक सवाल देखकर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और उसकी कहानी याद आ जाती है। ये तरीका तो सीधा एक्टिव रीडिंग से जाकर जुड़ता है। बिल्कुल, ये एक्टिव रीडिंग का ही हिस्सा है। कई बार किताब को एक नॉवेल की तरह पन्ने पलटते हुए पढ़ना बहुत आसान और रिलैक्सिंग लगता है। ऐसा लगता है कि पढ़ाई हो रही है क्योंकि आंखें लगातार शब्दों पर चल रही हैं। लेकिन अगर ये पैसिव रीडिंग इतनी आसान है तो हम एक्टिव रीडिंग से कतराते क्यों हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन आलसी होता है। क्यों देना चाहते हैं? इसका भी बायोलॉजिकल रीजन है। दिमाग हमेशा अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। पैसिव रीडिंग में दिमाग आराम की स्थिति में होता है। उसे लगता है कि जानकारी मिल रही है, लेकिन असल में वो जानकारी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जारी होती है, जो रात तक या अगले दिन बहुत जल्दी मिट जाती है। और एक्टिव रीडिंग में? एक्टिव रीडिंग में दिमाग को एक चुनौती मिलती है। जब पढ़ते समय रुककर सवाल पूछे जाते हैं, मेन आइडिया खोजना शुरू किया जाता है, या चैप्टर खत्म होने के बाद किताब बंद करके खुद को या किसी अदृश्य इंसान को वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें भारी दिमागी मेहनत लगती है। मतलब अगर पढ़ते समय दिमाग थक नहीं रहा है, थोड़े पसीने नहीं छूट रहे हैं, तो शायद वो कुछ नया सीख भी नहीं रहा है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। जब दिमाग मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तभी न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और मेमोरी लॉन्ग टर्म बनती है। पढ़ाई तभी याद रहती है जब दिमाग उसमें एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक खिलाड़ी की तरह सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। So what does this all mean? टाइम मैनेज हो गया, फोकस सेट हो गया, एक्टिव रीडिंग की आदत बन गई और स्मार्ट नोट्स भी बन गए। हाँ, फाउंडेशन तो पूरी बन गई। लेकिन रोजमर्रा की पढ़ाई अपनी जगह है। जब डेट शीट सामने आती है तब क्या होता है? सारा सिस्टम हिल जाता है। एग्जाम्स और असाइनमेंट्स का जो स्ट्रेस होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, जहां अच्छे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। और इसी स्ट्रेस और घबराहट की वजह से जन्म होता है सबसे खराब स्ट्रेटजी का, लास्ट मिनट तैयारी, जिसे अक्सर हम क्रैमिंग या रट्टा मारना कहते हैं। हाँ, वो रात भर जागकर कॉफी पीना। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि आखिरी रात नींद कुर्बान करके कॉफी पीकर रट कर एग्जाम में ठीक ठाक मार्क्स आ भी जाते हैं, लेकिन जो जानकारी इस तरह से दिमाग में ठूंसी जाती है वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही पूरी तरह एवेपोरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब लॉन्ग टर्म फायदा जीरो। ये कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला नहीं हो सकता। सोर्स मटेरियल में ना यहाँ एक बहुत ही कमाल का कोट है जो मुझे इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाता है। उसमें लिखा है, एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई शुरू करना रेस शुरू होने के बाद जूते बांधने जैसा है। पॉज 1-2 सेकंड्स। ये लाइन पूरी सच्चाई बयान करती है। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो पैनिक नहीं करते क्योंकि उनका सिस्टम पहले से सेट होता है। वो लास्ट रात को स्ट्रेस नहीं लेते। बिल्कुल नहीं। वो एग्जाम से एक रात पहले नई चीजें कभी नहीं पढ़ते। वो पुराने पेपर सॉल्व करते हैं, जो टॉपिक्स कमजोर हैं उन पर हफ्तों पहले से एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। अगर पढ़ाई पूरे साल थोड़ी थोड़ी एक सिस्टमैटिक तरीके से होती रहे तो एग्जाम का समय स्ट्रेसफुल नहीं बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल और रिलैक्स रिविजन का समय बन जाता है। एग्जाम्स के अलावा एक और डरावनी चीज होती है ऐसे, रिसर्च पेपर या कोई लंबी रिपोर्ट लिखना। ओ हाँ, ये भी एक बड़ा हर्डल है। ज्यादातर लोग जब असाइनमेंट शुरू करते हैं तो वो खाली पन्ना देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। बस पहला शब्द लिखते हैं और फिर अटक जाते हैं। मुझे याद है कई बार लगता है कि बस लिखना शुरू कर दो, फ्लो अपने आप बन जाएगा, रास्ते में शब्द मिल ही जाएंगे। हाँ, सबको यही उम्मीद होती है कि अचानक से कोई इंस्पिरेशन आएगी। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सीधे लिखना शुरू करना एक बहुत बड़ी गलती है। ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब अगर लिखेंगे नहीं तो ऐसे कैसे पूरा होगा? इसको ऐसे समझिए, बिना नक्शे के घर बनाने की कोशिश करेंगे तो दीवारें टेली ही बनेंगी ना। राइटिंग असल में एक प्रोसेस है, कोई जादू या अचानक आने वाला इल्हाम नहीं है। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले टॉपिक को समझना होता है। उसके बाद जो भी रिसर्च की है उसके मेन पॉइंट्स को रफ में लिखना चाहिए। फिर एक आउटलाइन यानी ढांचा तैयार करना होता है। लेकिन रुकिए, अगर किसी को 2000 शब्दों का ऐसे लिखना है तो बैठकर पहले आउटलाइन बनाने में तो और ज्यादा समय बर्बाद होगा ना। कोई भी यही सोचेगा कि आउटलाइन बनाने में 1 घंटा खराब करने से अच्छा है कि मैं जल्दी से लिखना शुरू करूं ताकि टाइम बचे। ये एक बहुत ही कॉमन इल्यूजन है कि आउटलाइन बनाने से समय बर्बाद होता है। असल में आउटलाइन घंटों का समय बचाती है। वो कैसे? जब ये पहले से तय हो कि इंट्रोडक्शन में क्या हुक होगा, बॉडी पैराग्राफ्स में कौन से 3 मुख्य आर्ग्यूमेंट्स आएंगे और कंक्लूजन कैसे सारी बातों को समेटेगा, तो समझ लीजिए कि ढांचा तैयार हो गया है। मतलब एक रोड मैप बन गया। एग्जैक्टली।
जब स्ट्रक्चर सामने होता है तो राइटर्स ब्लॉक जैसी चीज होती ही नहीं है। फिर काम सिर्फ उस ढांचे में सही शब्द भरने का रह जाता है। इससे राइटिंग की क्वालिटी भी कई गुना बढ़ जाती है और समय भी आधा लगता है। अच्छी राइटिंग सिर्फ प्रेरणा से नहीं आती, वो ठोस तैयारी और प्रोसेस से आती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, चाहे वो नोट्स बनाना हो, एक्टिव रीडिंग करनी हो या ऐसे लिखना हो। लेकिन इन सारी स्ट्रैटेजीज को, इन सारे नियमों को अप्लाई करने के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव की जरूरत है। आप एनवायरनमेंट की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, ये सब तब तक काम नहीं करेंगे जब तक पढ़ने का माहौल सही ना हो। एनवायरनमेंट का हमारे फोकस और हमारी पढ़ाई की क्वालिटी पर आखिर कितना असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। एनवायरनमेंट ये तय करता है कि फोकस टिकेगा या टूटेगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग बिस्तर पर आराम से लेटकर या किसी शोर शराबे वाली जगह पर या फिर टीवी के सामने बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते तो नींद ही आ जाती है अक्सर। मई को ऐसी जगह पर दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये जगह आराम करने की है, पढ़ाई की नहीं। स्मार्ट स्टूडेंट्स अपना ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पढ़ाई करना सबसे आसान विकल्प बन जाए और डिस्ट्रैक्ट होना सबसे मुश्किल। इसका मतलब पढ़ाई के लिए एक फिक्स्ड कोना होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां जाते ही दिमाग को तुरंत सिग्नल मिल जाए कि अब काम का समय शुरू हो गया है। और शायद फोन को उस कमरे से ही बाहर रखना सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। फोन को दूसरे कमरे में रखना तो आज के समय में सच में एक सुपर पावर है। जगह साफ होनी चाहिए, वहां शांति होनी चाहिए। साथ ही सोर्स मटेरियल ये भी सुझाव देता है कि कभी-कभी जगह बदलकर पढ़ने से बहुत फायदा होता है। जगह बदलकर? जैसे लाइब्रेरी या कैफे। हाँ, जैसे रोज घर पर पढ़ते हैं तो कभी लाइब्रेरी चले गए या किसी शांत कैफे में जाके बैठ गए। एक ही जगह रोज बैठे रहने से जो मेंटल फटीग या बोरियत होती है, जगह बदलने से वो रूटीन टूट जाता है और माइंड एकदम फ्रेश महसूस करता है। सही जगह पर पढ़ाई करना आधी जीत तो पहले ही दिला देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जगह कितनी भी अच्छी हो, आउटलाइन कितनी भी शानदार बनी हो, नोट्स कितने भी कलरफुल हों, अगर वो अंदर की ड्राइव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आप डिसिप्लिन की तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी किताब का, इस पूरे डीप डाइव का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर सामने आता है, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। मुझे ये बात बहुत जोर देकर कहनी है कि टॉपर्स कोई अलग ग्रह से आए हुए पैदाइशी टैलेंटेड या जीनियस लोग नहीं होते। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। टैलेंट से कहीं ज्यादा उनका अनुशासन उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब अंदर से मोटिवेशन आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, पर मोटिवेशन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? सच कहूं तो मोटिवेशन एक बहुत ही कमजोर और धोखेबाज साथी है। वो तभी आता है जब मौसम अच्छा हो, मूड ठीक हो या कोई इंस्पायरिंग वीडियो देख लिया हो। लेकिन अनुशासन इसके बिल्कुल विपरीत है। तो डिसिप्लिन को हम कैसे डिफाइन करें यहाँ? अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो डिसिप्लिन का असली मतलब यही है कि जब काम करने का बिल्कुल मन ना हो, जब बाहर बारिश हो रही हो या सारे दोस्त मूवी देखने जा रहे हो, तब भी अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना वो टारगेट पूरा करना जो आपने खुद के लिए तय किया था। चाहे अंदर से आवाज आ रही हो कि बस अभी ब्रेक ले लो। हाँ, उस आवाज को इग्नोर करना, असली पावर यही है। टैलेंट महज एक रेस में आपको अच्छी शुरुआत दिलवा सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक आपको सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही लेकर जाता है। छोटे गोल्स को रोज पूरा करना, डिस्ट्रैक्शन से खुद को रोज बचाना, यही तो डिसिप्लिन है। कोई भी रातों रात या किसी जादू से टॉपर नहीं बनता। वो बस हर दिन लगातार बाकियों से थोड़ी बेहतर आदतें चुनते हैं। एग्जैक्टली। और यही आदतें लंबे समय में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। और जो भी स्टूडेंट्स कभी ये सोचकर निराश होते हैं कि वो कभी टॉप नहीं कर सकते या A+ ग्रेड्स उनके लिए नहीं बने हैं, उन्हें अपनी ये सोच तुरंत बदलनी होगी। पढ़ाई को एक भारी बोझ की तरह देखने के बजाय एक व्यवस्थित सिस्टम की तरह देखना शुरू करना चाहिए। सिस्टम, हाँ, यही वर्ड है जो इस पूरी चर्चा को समेटता है। जब सिस्टम सही तरीके से काम करने लगता है, जहां पढ़ने का टाइम तय है, फोकस करने का तरीका तय है, नोट्स बनाने का फॉर्मेट तय है, तो मार्क्स अपने आप एक बाय प्रोडक्ट की तरह पीछे पीछे आते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात बहुत साफ है। अगर कम समय में ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो अपनी पढ़ाई को रैंडम मत छोड़िए। A+ मार्क्स सिर्फ जन्मजात बुद्धिमानी से नहीं आते, वो हमारी रोज की आदतों और हमारे बनाए गए सिस्टम से आते हैं। सही कहा, मेहनत करनी है पर सही दिशा में। आज हमने सीखा कि कैसे सिस्टम और अनुशासन से पढ़ाई को आसान, स्मार्ट और सफल बनाया जा सकता है।
लेकिन जरा सोचिए, हाँ। अगर स्मार्ट वर्क, छोटे गोल्स और डीप फोकस का ये फॉर्मूला हमारी किताबों से निकलकर हमारी असल जिंदगी की बड़ी चुनौतियों, हमारे करियर या यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी लागू किया जाए, तो क्या हम सिर्फ एक A+ स्टूडेंट नहीं बल्कि एक A+ इंसान भी बन सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। वाह, ये सच में एक बहुत ही गहरा और शानदार विचार है। सिस्टम्स और डिसिप्लिन सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है। ये सच में हमारी पूरी जिंदगी का नैरेटिव और दिशा बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नई चीजें सीखते रहिए, अपने सिस्टम्स को रोज थोड़ा बेहतर बनाते रहिए और खुद को हम